थोड़ा सा बस वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हाँ वो आऊँगा जेट स्ट्रीम पे। हाँ 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 सदन में क्या इंटेंसिटी का मतलब है कि जो लो प्रेशर की तीव्रता मतलब स्ट्रॉन्ग ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन जो उसके जो चक्रवातों के चलने का जो स्पीड है वो ज़्यादा होगा। हाँ मतलब चक्रवात बनने के पश्चात जो है सदर्न हेमिस्फीयर में उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, वो वेस्टर्न विंड्स के साथ, वेस्टर्न विंड्स की स्पीड ज़्यादा होती है, तो वेस्टर्न विंड्स की स्पीड ज़्यादा होती है तो ऑलरेडी स्पीड ज़्यादा ही होगी आपकी। हाँ बस ये है कि इंटेंसिटी या स्ट्रॉन्गनेस की बात करें, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ पे बनेगा तो वो नॉर्दर्न में बनेगा, राइट, तो इस कॉन्टेक्स्ट में। हाँ ठीक है। बाकी टेम्परेट साइक्लोन में हालांकि मैं उसको ऑप्शनल में डिस्कस करने वाला था, लेकिन इन्होंने छेड़ दिया है तो बता ही देता हूँ। टेम्परेट साइक्लोन में जेट स्ट्रीम का भी रोल होता है। जैसे टेम्परेट साइक्लोन की उत्पत्ति में हमने एक सिद्धांत कौन सा देखा अभी, पोलर फ्रंट थ्योरी, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत देखा, थ्योरी ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत। पोलर फ्रंट थ्योरी, तो ये तो है ही है। इसके साथ साथ जेट स्ट्रीम का भी रोल रहता है टेम्परेट साइक्लोन की उत्पत्ति में। जेट स्ट्रीम का भी क्या रहता है, अबे जेट स्ट्रीम क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए ना, ऑप्शनल में ज़्यादा पढ़ेंगे इसको, जीएस के लिए थोड़ा सा कम ही पढ़ना है। शीतोष्ण चक्रवात में जीएस में जनरली जेट स्ट्रीम को नहीं जोड़ेगा, ऑप्शनल में जोड़ेगा, तो उसमें कहीं पे पढ़ा होगा तुमने या क्वेश्चन वगैरह आया होगा, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम का भी कुछ रोल होता है। तो जेट स्ट्रीम जो है, सबसे पहले जेट स्ट्रीम होती क्या है, तो जेट स्ट्रीम आपका ये ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल है, नीचे वाला मंडल कौन सा है हमारा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो 12 से 14 किलोमीटर वाला पार्ट कहलाता है ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर कहलाता है। और इसके ऊपर है आपका 50 किलोमीटर वाला भाग समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, राइट। तो इस क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में यहाँ पर जो है एक तीव्र लहरदार हवाएं चलती है। इसकी भी डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट की ओर होती है। इन्हीं तीव्र वेग वाली जो लहरदार पवने हैं, मियांडरिंग विंड से, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो है जेट स्ट्रीम कहते हैं, हिंदी में भी जेट स्ट्रीम ही कहते हैं। मियांडरिंग विंड्स, हाई स्पीड मियांडरिंग विंड्स, वेरी हाई स्पीड, बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड होती है, मियांडरिंग विंड्स। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, आपका जेट स्ट्रीम कहते हैं। पहली बात तो जेट स्ट्रीम है क्या, तो जेट स्ट्रीम है क्या तो क्या लिखेंगे, पहली बात क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में है ना, यहाँ पर समताप मंडल और ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल के बीच में, इन दोनों के बीच की सीमा को हम लोग क्या कहते हैं, क्षोभ सीमा कहते हैं, ट्रोपोपॉस कहते हैं, क्षोभ सीमा, ट्रोपोपॉस कहते हैं, क्षोभ सीमा कहते हैं।
तो इन दोनों के बीच की जो क्षोभ सीमा है उसके पास में, उसके निकट या 12 से 14 किलोमीटर के बीच में ये क्या होती है आपकी जो है इस तरीके से जो लहरदार हवाएं चलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं आपके जो है जेट स्ट्रीम कहते हैं। आ रही बस समझ में? ये बहुत ज़्यादा स्पीड इसकी जो है, इसकी स्पीड जो होती है ग्रेटर देन 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या होती है, ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा मेंडरिंग होती है और ये 3 डायमेंशनल होती है, मतलब इसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और मोटाई भी होती है। 3 डायमेंशनल समझ गए? ये क्या होती है, त्रिविमी होती है, त्रिविमी पौने होती है। ये कुछ पॉइंट्स नोट कर लेना, त्रिविमी 3 डायमेंशनल होती है, त्रिविमी पौने होती है, 3 डायमेंशनल। चौथा डायमेंशन कौन सा कहलाता है? 3 डायमेंशन में कौन कौन से आएंगे मिताली बताओ? 3 डायमेंशन बोलते हैं ना, 3 डायमेंशन क्या क्या आता है? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो 3 एंगल है, 3 वो हो गए। डायमेंशन में क्या क्या आएगा बताओ अभिषेक बाबू, साइंस वाले? 3D मूवी बोलते हो ना, जो अभी देखते हो पर्दे पे, वो कौन सी मूवी है? 3D है कि 2D है कि 4D है? हाँ 2D है। 3D क्या होती है? मैं आप लोग को दिख रहा हूँ 2D में दिख रहा हूँ कि 3D में दिख रहा हूँ? और बोर्ड जो दिख रहा है वो 2D, समझ गया ना? तो लंबाई और चौड़ाई होगी तो 2D, मोटाई या गहराई हो जाएगी तो, और 4D क्या होता है? 4 डायमेंशन। ठीक है, 4 डायमेंशन समय को माना जाता है। समय के साथ हर चीज़ क्या है, चेंज होते रहती है। तो चौथा डायमेंशन किसको माना गया है? समय को, क्योंकि समय के साथ हर चीज़, हम लोग भी समय के साथ क्या हो रहा है, तुम लोग जवान हो रहे हो, मैं बुढ़ा हो रहा हूँ कि तुम लोग भी बुढ़े हो रहे हो ठीक है ना? तो आपका युवा अवस्था से मैच्योर एज में आ रहे हो, प्रौढ़ावस्था में, और प्रौढ़ावस्था में कहाँ जा रहा हूँ, आपका ओल्ड स्टेज में जा रहा हूँ। तो चेंज हो रहा है समय के साथ। ये भी जो पड़ा पड़ा धीरे धीरे करके ख़राब होते जाता है। तो हर चीज़, चाहे वह आपका लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, कोई भी चीज़ कांस्टेंट स्टेबल आपका नहीं है। हर चीज़ कहने के समय के साथ क्या है, उसको 4 डायमेंशन कहा गया है समय को। आया समझ में? और 5th डायमेंशन कहा जाता है जो इन सब से परे है, बियॉन्ड है, जिसके लिए फिर अंतर्ध्यान, तीसरी आँख की ज़रूरत होती है। 2 आँख से समय को भी नहीं देख सकते हम वैसे तो, है ना? समय को भी नहीं देख सकते, बस समय चेंज होता है उसको बस अनुभव कर सकते हैं कि हमारे जो परिवर्तन होता है समय के, उसको अनुभव कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। लेकिन उसके अलावा भी बियॉन्ड है, तो उसको 5th डायमेंशन कहा जाता है। वो अध्यात्म में कुछ आध्यात्मिक लोग ही उसका अनुभव कर पाते हैं। ठीक है, सुपर नेचुरल टाइप की चीज़ें जो होती है। अब इसी में बहुत सारे आ गए, अब वो 7D 6D वगैरह, तो फिर वो पूरा का पूरा जो है कई सारे डायमेंशन। उसने कहा ट्रायंगल है तो ट्रायंगल फ्लैट में उसको बना देंगे तो 3D हो गया। फिर उसी को हम 4D 5D करके अलग अलग फिर वो, ठीक है, फिर वो आपका समय के साथ गतिशील भी है, विजिबल भी है, तो 4D से जुड़ गया। जो वीडियोस वगैरह किस में आ जाएंगे आपके, 3D प्लस रनिंग है तो 4D में आ गए, और उसमें फिर से 5D जोड़ दिया, मतलब और ज़्यादा उसमें वर्चुअलिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से है। तो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट जापान में तो जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह देखा होगा सोशल मीडिया वगैरह पे, जो है ये ऐसे लगेगा जैसे आपके ऊपर कूद रहा है। तो फिर वो 4th और 5D सब आगे जोड़ते जा रहे हैं। एनीवे, तो यहाँ पर तो ये 3 डायमेंशनल विंड्स होती है, अत्यधिक हाई स्पीड वाली होती है। और ये ग्लोब पर जो है मुख्य रूप से पूरे पृथ्वी पर देखेंगे तो 2 प्रकार की जेट स्ट्रीम मिलती है। एक आपका मिलती है दोनों ही गोलार्धों में, और ये पूरा का पूरा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। मतलब ये वेस्ट टू ईस्ट हम जरूर बोल रहे हैं, लेकिन इस तरीके से पूरा का पूरा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। अभी डायग्राम दिखा देता हूँ।
तो एक तो ये हो गया आपका 45 से 65 के बीच में, 45, ठीक है। आपका जो है ये लगभग 20 से लेकर के 45 के बीच में जो है दोनों ही गोलार्धों में, तो इसको कहते हैं पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, ध्रुवी वाताग्र जेट स्ट्रीम कहा जाता है, पोलर फ्रंट जेट कहा जाता है। तो इसी पोलर फ्रंट जेट, ध्रुवी वाताग्र जेट, तो इसी जेट को जो है, इसी जेट का रोल होता है किसमें, शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति में। आप क्या जो थे, एक तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये वाला 45 से 65 डाल देना, 20 से 45 का नाम अलग है। 45 से 65 डिग्री के बीच में ये वाला मिलेगा दोनों ही गोलार्धों में, और एक आपका 20 से 40 के बीच में, तो वो मानसून में पड़ेंगे, मानसून में उसका रोल होता है। यहाँ पर मिलेगा 20 से 40-45 के बीच में आपका जो है, इसको हम लोग कहते हैं उपोष्ण जेट, सब ट्रॉपिकल जेट। तो पूरे ग्लोब पे देखेंगे तो ये दो मुख्य जेट स्ट्रीम मिलती है, पूरे ग्लोब पे देखेंगे तो ये दो मुख्य जेट स्ट्रीम मिलती है। तो शीतोष्ण चक्रवातों को कौन सी जेट स्ट्रीम प्रभावित करती है, तो ये वाली शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति को कैसे करती है उसको देखेंगे। 20 to 40 या 45 तक इन बिटवीन। और ये जेट स्ट्रीम का डायग्राम देखना है तो इसको यहाँ से करके, पूरा गायब कर दिया यार। अच्छा, नेट भी नहीं चल रहा था आज तो, पता नहीं, अभी तो नेट नहीं चल रहा था, आया तो हाँ, हॉट स्पॉट तो अपने मोबाइल में देख लो, चल गया, यहाँ तो चल गया, उधर नहीं चल रहा था, ठीक है। ये पूरा का पूरा जेट स्ट्रीम पूरे ग्लोब पे इस तरीके से जो है, ये वाली सब ट्रॉपिकल हो गई और ये आपकी पोलर हो गई, और सेम आपका सदन में भी रहता है, यहाँ पे नहीं बनाया है। तो इस तरीके से जेट स्ट्रीम क्या होती है आपकी, पूरा का पूरा वेस्ट टू ईस्ट पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाते रहती, कहाँ पर, अपर एटमॉस्फेयर में। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है लोअर एटमॉस्फेयर या निचले वायुमंडल या निचले क्लाइमेट पर भी पड़ता है, निचले वेदर कंडीशंस पे भी पड़ता है। कैसे पड़ता है, ये इस तरीके से चल रही है, तो जहाँ पर इस जेट स्ट्रीम का ये नीचे हवाओं के नीचे बैठने वाला भाग पड़ता है, वहाँ पे सरफेस पर कौन सा प्रेशर बनेगा, इसके नीचे कौन सा प्रेशर बनेगा, तो हाई प्रेशर बनेगा। और जहाँ पे ये हवाएं ऊपर उठ रही है, यहाँ की हवाओं को भी खींच करके अपने साथ ले जाएगी, तो इसके नीचे क्या बनेगा, तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। तो ये जेट स्ट्रीम चलती ऊपर है, लेकिन सरफेस पर भी हाई प्रेशर लो प्रेशर फॉर्म करती है, उसको आपका जो है क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है। तो इसी का प्रभाव पड़ता है शीतोष्ण चक्रवातों पर। तो चक्रवात क्या होते हैं, लो प्रेशर वाले होते हैं। तो डेफिनेटली जब ये वाताग्र बनते हैं, तो मैंने कहा शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति किससे होती है, वाताग्रों से होती है, फ्रंट से होती है ना। ये हो गई आपकी जेट स्ट्रीम, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। यदि इसके नीचे वाताग्र बनता है, फ्रंट बनता है, किसके नीचे, ये जो हाई प्रेशर बना रहा है उसके नीचे, इसको हम लोग कहते हैं एंटी साइक्लोनिक कंडीशन ऑफ जेट स्ट्रीम। ये वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे, ये वाले भाग को, इस वाले भाग को कहते हैं एंटी साइक्लोनिक, प्रति चक्रवाती स्थिति, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन या पोजीशन, प्रति चक्रवाती स्थिति कहते हैं। तो जेट स्ट्रीम की प्रति चक्रवाती स्थिति का मतलब क्या हुआ, समझ में आया, कि जहाँ पर ये हाई प्रेशर बनाती है, जहाँ पर ये क्या करती है, तो उसको हम लोग जेट स्ट्रीम की प्रति चक्रवाती स्थिति कहते हैं। लिखने के लिए ये वर्ड यूज करना है। और जहाँ पे लो प्रेशर बनाती है उसको कहते हैं चक्रवाती स्थिति, इसको क्या कहते हैं,
चक्रवाती स्थिति कहते हैं, साइक्लोनिक कंडीशन कहते हैं। किसको कहते हैं? साइक्लोनिक कंडीशन कहते हैं। आया समझ में? बहुत ही साइंटिफिक है ज्योग्राफी। मैंने कहा कि समझ में आ गया तो इससे इजी सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, और नहीं समझ में आया तो इससे कठिन नहीं मिलेगा। और ये समझ में नहीं आया तो फिर ज्योग्राफी ऐसी प्रीलिम्स में भी 10 से 15 क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे, तो प्रीलिम्स भी पास होने में मुश्किल जाएगी। मेंस में भी पेपर फर्स्ट में ठीक ठाक 70-80 नंबर 100 नंबर तक के क्वेश्चंस होते हैं, तो पेपर फर्स्ट स्कोरिंग होता है। यदि ज्योग्राफी अच्छी है तो पेपर फर्स्ट में स्कोर अच्छा आएगा, तो जीएस में भी अच्छे नंबर लाने की संभावना, क्योंकि बाकी में तो ले आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, हिस्ट्री, ये सब तो दाएँ बाएँ पढ़ा के कुछ ना कुछ। सबसे इजी सब्जेक्ट कौन से माने जाते हैं? हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? सबसे ज़्यादा टीचर उसी के आते हैं मेरे पास पढ़ाने के लिए, ठीक है। और इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक ढूंढने पड़ते हैं इसके टीचर्स, कहाँ है किधर है। तुम लोग भी कुछ दिनों बाद अपने आप को हिस्ट्री नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन का टीचर बना ही लोगे, ठीक है। लगेगा मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा लूँगा या फिर हिस्ट्री पढ़ा लेंगे करके ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा, जब तक उसका बैकग्राउंड या डेप्थ नहीं होगा तब तक मुश्किल है। एनीवे, तो यहाँ पे मैंने कल बताया था कि जो टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? वाताग्र से बनते हैं। अब एक वाताग्र इसके नीचे बना, एक वाताग्र इसके नीचे बना, एक फ्रंट इसके नीचे बना, तो इनमें से साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन के रूप में डेवलप होने की पॉसिबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? है ना, राइट वाले की। इसकी होगी, क्योंकि ये लो प्रेशर, साइक्लोन का मतलब ही लो प्रेशर होता है। साइक्लोन का मतलब ही क्या होता है आपका? जो है लो प्रेशर होता है। तो ये लो प्रेशर है, और जब इसके नीचे आएगा तो लो प्रेशर और बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर उठने वाली जो हवाएं हैं इस जेट स्ट्रीम के द्वारा बाहर की ओर क्या कर दी जाएगी? पुल करके थ्रो कर दी जाएगी, खींच करके उसको बाहर फेंक दिया जाएगा। आए समझ में? तो ये लो प्रेशर क्या हो जाएगा? और ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा। यहाँ पे लो प्रेशर नहीं बन पाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि हवाएं यहाँ पे इसको दबा दे रही है। ये जेट स्ट्रीम क्या कर दे रही है? जेट स्ट्रीम की जो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है वो इसको क्या कर दे रही है? यहाँ पे नीचे प्रेस कर देगी, तो लो प्रेशर बनने की संभावना यहाँ पे क्या हो गई? खत्म हो गई। तो यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन्स नहीं बनते, इसके नीचे जो टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं। तो इस तरीके से इस रीजन में टेम्परेट साइक्लोन्स जो बनते हैं इसी रीजन्स में बनते हैं, बताया था ना मैं कल, 45 से 65 के बीच में, और वहीं पर एक जेट स्ट्रीम भी चल रही है। तो इसीलिए सभी फ्रंट्स जो है साइक्लोन्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। जितने भी फ्रंट्स तो पूरा यहाँ पे पूरा का पूरा फ्रंट्स हर जगह बना हुआ है फ्रंट्स, क्योंकि यहाँ पे उधर से पोलर विंड्स और इधर से आपका पछुआ विंड्स मिल रही है। तो फ्रंट वाला रीजन तो पूरा हो गया, पूरा फ्रंट वाला रीजन है। लेकिन हर जगह टेम्परेट साइक्लोन्स नहीं डेवलप होते हैं, हर फ्रंट्स टेम्परेट साइक्लोन में डेवलप नहीं होता है। तभी होता है जब ये वाली कंडीशन भी जेट स्ट्रीम के साथ में क्या होती है? कॉन्साइड करती है, साथ में मिल जाती है। आ रही समझ में? तब जाके स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स या टेम्परेट साइक्लोन डेवलप होते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शनल में क्वेश्चन आया होगा कि टेम्परेट साइक्लोन की उत्पत्ति में जेट स्ट्रीम का क्या रोल होता है। तो जेट स्ट्रीम का रोल समझ में आया है ना? पोलर फ्रंट का तो होता ही है, उसके साथ साथ जेट स्ट्रीम भी जो है टेम्परेट साइक्लोन को जनरेट करने में क्या करती है? रिस्पॉन्सिबल होती है। आया साक्षी समझ में? घर जाके पढ़ रहे हो? ठीक है। तो क्लास में ऑप्शनल में क्या चले गए थे? हैं? कैसे काम चलेगा? माता पिता का चेहरा याद कर लिया करो। जब पढ़ने का मन नहीं करे ना तो कुछ नहीं करना है, मोटिवेशन के लिए क्या करना है? मम्मी पापा का चेहरा याद कर लिया करो और उनकी मेहनत की कमाई को याद कर लिया करो। कितनी रात दिन मेहनत करके तुम लोग को यहाँ पढ़ाने के लिए पैसा भेजते हैं, तो अंदर से मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। क्योंकि हमारा मन कभी पढ़ने के लिए, है ना, पढ़ने के लिए नहीं करता है, पढ़ाई छोड़ के बाकी काम में सब करता है कि नहीं? लेकिन तुम लोग को यहाँ भेजा किस लिए गया है? पढ़ने के लिए। तो 2-4-5 साल जो भी टाइम है आपके पास उसको अच्छे से पढ़ने में, मैंने कहा ना, जो पढ़ने का मन नहीं करे तो सिर्फ कुछ नहीं करना है आपको, भगवान को भी याद नहीं करना है, मम्मी पापा का चेहरा याद कर लो कि रात दिन खेती किसानी करके कैसे करके आप लोग को यहाँ पे, कई लोग के पापा मम्मी अच्छे पोस्ट में होंगे तो वो भी मेहनत ही करते रात दिन। मैं भी मेहनत करता हूँ तब जाके मेरा घर चलता है, ठीक है। अभी यहाँ क्लास लेने से पहले 2 घंटे 3 घंटे सुबह उठ करके स्लाइड्स बनाया, पढ़ाई किया,
समझा, उसके बाद फिर यहाँ पे क्लास लेने आए तो 3 घंटा वो जोड़ दो, 3 घंटा यहाँ भी पढ़ाऊँगा और फिर जाके रात को फिर 4-5 बजे से ले कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहता हूँ। समझ गए ना भाई, तुम लोग से ज़्यादा मैं पढ़ाई करता हूँ। चलिए एनीवे, तो यहाँ पे समझ में आ गया। तो ये टेम्परेट साइक्लोन की उत्पत्ति में जेट स्ट्रीम का रोल हो गया। ठीक है, तो ये भी प्रिंटेड नोट्स वगैरह में लिखा होगा, ऑप्शनल में भी एक अलग से नोट्स दूंगा, उसमें भी मिल जाएगा। क्वेश्चंस क्या बनेंगे, प्रीलिम्स वगैरह में क्वेश्चन आया होगा कि टेम्परेट साइक्लोन की उत्पत्ति में निम्न में से किसका रोल होता है, नहीं होता है। तो फ्रंट एक ऑप्शन हो सकता है, जेट स्ट्रीम ऑप्शन हो सकता है, ये दोनों का रोल होता है कि नहीं। तो ये वहाँ पे हो सकता है दिया हो, तो कहीं पे तुमने इस तरह देखा होगा। ठीक है, तो उसको कल पढ़ाते समय दिमाग में आया था, लेकिन फिर मैं सोचा ऑप्शनल में पढ़ा दूंगा करके। चलिए अब आते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट किस में आते हैं, इसका वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, विश्व वितरण में। बोलो बोलो। सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल, ठीक है, कंपैरिजन में था। हाँ, तो सिमेट्रिकल का मतलब होता है इस तरीके से एग्जैक्ट रहेगा तो सिमेट्रिकल हुआ, और एक इस आड़ा तिरछा रहेगा तो असिमेट्रिकल होता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि कल जैसे मैंने बताया था कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो पूरी तरह से क्या होते हैं, वृत्ताकार होते हैं, सर्कुलर होते हैं, सर्कल शेप में होते हैं आपके जो। तो इस कंडीशंस में देखेंगे तो ये सिमेट्रिकल रहेगा, इसका शेप जो है मतलब लगभग सभी जगह लगभग समान मिलेगा। और वो आपका मैंने बताया था वी शेप हो सकता है, कभी कभी अंडाकार हो सकता है। तो इस तरीके से उसका जो शेप हुआ क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। उस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया होगा सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल। क्लियर है। तो उन सब पॉइंट्स को जैसे पढ़ रही है तो एक एक वर्ड्स मैंने कहा जब भी कोई पढ़ते हो तो वो चीज़ें समझ करके पढ़ना है, नहीं आए तो अंडरलाइन कर दो। आकर के दूसरे दिन क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ, सुबह आकर सबसे पहला ही क्वेश्चन होता है मेरा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन तुम लोग बोल तो नहीं है, तो मैं समझ जाता हूँ किसी ने पढ़ा ही नहीं है। आज पहली बार पढ़ के आई है तो 2-3 पॉइंट्स उसके दिमाग में, मतलब तुम लोग जब बोलते हो नहीं प्रॉब्लम नहीं है करके, तो मुझे समझ में आ जाता है कि ठीक से पढ़ा नहीं है, क्योंकि पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ एक आध डाउट्स आएंगे ही आएंगे। समझ में आया। चलिए वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं टेम्परेट साइक्लोन का। हाँ, दोनों साइक्लोन एक तरफ कैसे आएंगे? नहीं ऐसे तो होता नहीं, लेकिन हाँ एक कभी कभी चक्रवात बनने के बाद उसके पीछे कोई दूसरा चक्रवात बन जाता है, उसे ख़त्म होने के बाद भी, तो उसके लिए कोई एक वर्ड यूज किया गया, वो मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है। ठीक है, सैडो साइक्लोन या कुछ टाइप का एक वर्ड यूज किया गया है कि साइक्लोन जो है ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एक साथ जहाँ पे लो प्रेशर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो पूरी हवा किधर खींच जाएगी, उसी की ओर। तो आसपास दूसरा साइक्लोन नियर बाई डेवलप होने की संभावना नहीं होती है। हाँ, लेकिन एक वर्ड है, जब जो साइक्लोन है कभी कभी ख़त्म हो जाता है तो उसके पीछे कोई दूसरा हल्का लाइटर कम इंटेंसिटी वाला साइक्लोन डेवलप हो जाता है, तो उसके लिए कोई वर्ड यूज किया हुआ है, गूगल में डाल के देखना कि आफ्टर एंडिंग द साइक्लोन इन अदर साइक्लोन्स डेवलप व्हाट इज़ द नेम ऑफ ए नोन एज करके, तो आ जाएगा कोई ना कोई नाम। तो एक नाम है उसके लिए, याद नहीं आ रहा है मेरे को। ठीक है, सिस्टेट में लेके आना क्वेश्चन एग्जैक्टली कहा है। चलिए वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, विश्व वितरण। देखो पढ़ रहे तो क्वेश्चंस आ रहे कि नहीं आ रहे? पढ़ोगे तो क्वेश्चंस डाउट्स आएंगे, नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल नहीं आएंगे। चलिए इसको भी दो भागों में देखते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ कहाँ आते हैं? और एक आपका सदर्न हेमिस्फीयर में। दक्षिणी गोलार्ध, तो वर्ल्ड मैप बना लो।
फिर से वर्ल्ड मैप बना लो। तो ये आपका वर्ल्ड मैप है। फिर से चलिए स्टार्ट करें। बन गया। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मुख्य रूप से जो बनते हैं ज़्यादा शीतोष्ण चक्रवात तो यहाँ पे बनेंगे। इधर से आपका पोलर कोल्ड विंड्स आती है जो आर्कटिक ओशियन ठंडे क्षेत्र से आ रही है, और इधर से गर्म पछुआ हवाएं। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फ्रंट्स बनते हैं। तो एक उत्पत्ति क्षेत्र हो गया आपका जो है, यहाँ पर टेम्परेट साइक्लोन्स उत्पन्न होते हैं। उत्पत्ति क्षेत्र जो है टेम्परेट साइक्लोन का, शीतोष्ण चक्रवातों का एक उत्पत्ति का होती है नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ अमेरिका, या कनाडा वाला भाग ले ले, नॉर्थ ईस्ट कनाडा बोल सकते हो। नॉर्थ ईस्ट कनाडा हिंदी में हो जाएगा उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका या उत्तर पूर्वी कनाडा लिख सकते हो, है ना, या फिर अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी भाग भी लिख सकते हो। क्लियर हुआ? मतलब दिमाग ओपन करके रखना है। प्रीलिम्स में मैंने ये लिखा है, प्रीलिम्स में दे देगा उत्तर पश्चिम नॉर्थ अटलांटिक ले देगा तो भी रीजन तो वही पड़ेगा ना आपका पूरा का पूरा। ये वाला रीजन आपका जो है, समझ गए ना भाई? तो माइंड ओपन करके रखना है, दिमाग खोल के रखना है। तो ये यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। कहाँ पे उत्पन्न होते हैं आपके जो है उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जो टेम्परेट साइक्लोन का सबसे पहला उत्पत्ति क्षेत्र कौन सा हो गया? टेम्परेट साइक्लोन का ओरिजिन या जनरेशन रीजन कौन सा हो गया आपका? नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ अमेरिका। और फिर बनने के पश्चात ये क्या होते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर चलते बताया था। किसके साथ साथ? वेस्टर्लिस विंड के साथ साथ, है कि नहीं? ये वेस्टर्ली विंड्स के साथ साथ क्या होता है? वेस्ट टू ईस्ट यहाँ पे बनेंगे टेम्परेट साइक्लोन। ये बन गया टेम्परेट साइक्लोन्स। और उसके बाद ये वेस्ट टू ईस्ट पूरा का पूरा अटलांटिक ओशियन को क्रॉस करके चलते हैं। यहाँ से और ज़्यादा मॉइस्चर कैरी करते हैं, और पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट यूरोप में इन चक्रवातों से क्या होती है? यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट यूरोप से टकराते हैं, और इसलिए इन क्षेत्र में सालों भर बारिश थोड़ी थोड़ी होती रहती है, और अंदर तक जाते जाते समाप्त हो जाते हैं। यूरोप के वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को टकराते हैं, वहाँ पे बारिश करते हैं, और अंदर जाते जाते, और ये मैंने बताया सालों भर बनते रहते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत आइडिया होगा लंदन वंदन में या
उधर जाएंगे आपका नॉर्थ वेस्ट यूरोप वगैरह में, फ्रांस वगैरह में, तो बारिश कभी भी हो जाती है वहाँ पे, है ना। वहाँ पे बारिश कभी भी हो जाती है ना। अचानक से मौसम साफ़ है, थोड़ी देर बाद तेज़ बारिश भी नहीं, कभी कभी तेज़ भी हो जाती है, लेकिन रिमझिम वाला बारिश कभी भी स्टार्ट हो जाती है। मूवी सूवी देखे होंगे तो कुछ याद होगा, लंदन वंदन, ठीक है। तो कोई गए होंगे तो बता दो। चलिए, तो जाने के लिए फिर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। आईएएस बन जाओगे तो मौका मिल ही जाएगा, और नहीं बने तो फिर बहुत मेहनत करेंगे, तब जाके कमाओगे, तब जाकर जाने लायक बनोगे। तो ये पहला रीज़न ये हो गया। तो जो चक्रवातों के जो मार्ग होते हैं, खास करके शीतोष्ण चक्रवातों के जो मार्ग होते हैं, उसको स्टॉर्म ट्रैक कहा जाता है, झंझापथ कहा जाता है इंग्लिश हिंदी में, स्टॉर्म ट्रैक, झंझापथ। तो ये क्या हो गया आपका, जो है पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ अमेरिका में जनरेट हुए, पूरा अटलांटिक ओशन को क्रॉस किए, और नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप को क्या किए, इफेक्ट किए, वहाँ पे बारिश किए, और फिर अंदर तक जाते जाते उसके पहले समाप्त हो जाते हैं। ऐसा समझ में। तो पहला जो है टेम्परेट साइक्लोन से प्रभावित क्षेत्र समझ में आ गया, उत्पत्ति यहाँ पर होती है, प्रभावित नॉर्थ वेस्ट यूरोप होता है। आया समझ में? कोई डाउट किसी को, है ना? डायग्राम से पूरी चीज़ें क्लियर है, कुछ भी रटना नहीं है। मैंने कहा क्लास की चीज़ें अच्छे से याद कर लो, 10 बार पढ़ के समझ के। यहाँ पे समझ में नहीं याद, एक बार जाके फिर से वीडियो देख लो, है ना। बार बार वीडियो देखोगे तो नुकसान नहीं करेगा, है ना। रील वगैरह देखते हो उस जगह पे जाके बार बार एक ही वीडियो को 10 बार देख लिया करो, हमेशा के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक ही वीडियो को 10 बार देखोगे तो याद, समझ में आ रहा है ना भाई। तो ये आप लोग के लिए एक पॉजिटिव चीज़ें हैं। लेकिन तुम लोग सोचते हो कि एक टीचर से तो पढ़ चुके हैं, उसी को बार बार क्या देखे, किसी नए टीचर का देख लेते हैं, ये दिमाग में ज़्यादा रहता है। और नए के चक्कर फिर तीसरा और देख लेते, फिर चौथा भी देख लेते, फिर पांचवा भी देख लेते, फिर किसी का याद नहीं रहता है, समझ गए ना। तो ये क्या है आपका, जो है स्टूडेंट्स की आदत है, क्योंकि मैं भी कभी, ठीक है, तो इसलिए मुझे भी पता है मन क्या करता है। तो वो गलतियां जो मैंने की तुम लोग ना करो, इसलिए बार बार क्या करते रहता हूँ, बताते रहता हूँ। समझ में आया? दूसरा रीजन यहाँ पर है नॉर्थ ईस्ट एशिया, यहाँ पे उत्पन्न होते हैं आपका रसिया के उत्तर पूर्वी भाग में। यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं, और ये बनने के पश्चात फिर से पूरा प्रशांत महासागर क्रॉस करेंगे, है ना। तो प्रशांत महासागर इधर से इधर आ सकता है, प्रशांत महासागर यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। अलास्का नहीं, कनाडा वाला तट आएगा यहाँ पे, तो ये वाला तट प्रभावित होगा, कनाडा वाला नॉर्थ, ये वाला तट पूरा का पूरा कनाडा तक। तो दूसरा रीजन कौन सा हो गया हमारा, उत्पत्ति वाला क्षेत्र कौन सा हो गया, नॉर्थ ईस्ट एशिया, उत्तर पूर्वी एशिया या रसिया वाला भाग ना, पूर्वी रसिया भी लिख सकते हो, पूर्वी रूस, पूर्वी साइबेरिया रीजन। आया समझ में? रूस का भाग साइबेरिया भी रीजन कहलाते हैं, पूरा का पूरा साइबेरिया कहलाता है। तो धीरे धीरे ये वर्ड भी याद रखना, साइबेरिया सुना है नाम, साइबेरिया। बचपन में किसी कहानी कविता में पढ़ा था ना, साइबेरिया के पक्षी जो है ठंडी के दिनों में भारत में कहाँ पे आते हैं, साइबेरियाई बर्ड्स ठंडी के दिनों में, उधर ज़्यादा ठंड पड़ती है ठंडी के दिनों में, तो वो माइग्रेट कर जाते हैं, भारत की ओर आते हैं। यहाँ पे भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य राजस्थान में, भरतपुर पक्षी अभयारण्य आपका राजस्थान में, उन क्षेत्रों में आ जाते हैं। और फिर जैसी ठंडी खत्म होती है वापस चले जाते हैं। समझिए, तो प्रकृति ने, मैंने कहा ना, भगवान ने हर चीज़ सोच समझ करके नेचुरली बना रखी है, हमने जबरदस्ती उसमें इंटरफेयर करके उसको क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, सोचो कि पक्षियों को इतना दिमाग है कि यहाँ से उड़ते राजस्थान यहाँ पे आपका आएंगे, फिर वो तो रास्ता नहीं भटकते, उनका जीपीएस सिस्टम, ठीक है, हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम तो अभी बनाए जीपीएस सिस्टम, तो उनका नेचुरली जीपीएस सिस्टम काम करता है। समझ रहे ना भाई, ऊपर ही ऊपर। यहाँ तो हम लोग इंडिकेशन बना लेते हैं कि यहाँ लाल खंबा है, वहाँ से दाएं मुड़ना, इधर आपका मंदिर है, वहाँ से बाएं मुड़ना है। वो तो हम लोग इमेज बनाते हैं और रास्ता याद रखते हैं। ऊपर कैसे रखोगे, वहाँ तो कुछ होता ही नहीं, सब कुछ ओपन ही ओपन है। तो सोचो उन लोग कितना सिस्टमेटिक तरीके से उनका दिमाग
याद रखता है, समझ गए ना भाई। तो हर चीज़ मैंने कहा ना, नेचर बहुत अच्छे से बना के भगवान, मतलब जो भी पृथ्वी बनी है, भगवान बोलो या अपने आप डेवलप हुई है बोलो, तो सिस्टमेटिक बनी हुई है, लेकिन हम लोग उसको छेड़छाड़ करके सब बिगाड़ रहे हैं। एनीवे, तो ये साइबेरिया वाला रीजन हो गया, साइबेरिया के ईस्टर्न पार्ट हो गया जहाँ से उत्पन्न होती है। दूसरा पार्ट हो गया ये, और ये इफेक्ट कौन सा करता है यहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट कनाडा। कौन सा वाला भाग इफेक्ट करता है, नॉर्थ वेस्ट कनाडा, उत्तर पश्चिमी कनाडा वाला भाग। तो उत्तर पूर्वी एशिया से उत्पन्न होते हैं और कहाँ तक आते हैं, नॉर्थ वेस्ट कनाडा तक आते हैं। और कनाडा में सबसे ज़्यादा बारिश करते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो ये दो क्षेत्र है आपके उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ से उत्पन्न होकर कहाँ कहाँ प्रभावित करते हैं। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ नहीं नहीं, वो सबके लिए कॉमन हो गया ना भाई। शीतोष्ण चक्रवात जो जिस रास्ते से चलते हैं उन रास्तों को क्या कहा जाता है, स्टॉर्म ट्रैक, है ना। जनरली इसके लिए यूज किया। ट्रॉपिकल साइक्लोन तो ज़्यादा चलेंगे, थोड़ा देर में ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए उनका कोई लंबा पाथ नहीं होता है। जनरली इनके लिए ही यूज किया गया। तो ये हो गया आपका सदर्न हेमिस्फीयर में। इसके अलावा दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर वाले में। तो सदर्न हेमिस्फीयर में थोड़ा सा यहाँ पे प्रभावित होता है सदर्न चिली, बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता, यहाँ पर बस थोड़ा सा टकराते हैं। तो ये दक्षिणी चिली, सदर्न चिली वाला पार्ट प्रभावित होता है, थोड़ा सा दक्षिणी चिली से ही टकरा पाते हैं, क्योंकि इस वाले क्षेत्र में पूरा पानी का पानी है। और थोड़ा सा फिर दक्षिणी न्यूजीलैंड वाला द्वीप, दक्षिणी न्यूजीलैंड, NZ का मतलब न्यूजीलैंड, सदर्न न्यूजीलैंड वाला पार्ट इफेक्ट करता है थोड़ा बहुत। तो सदर्न हेमिस्फीयर में जिस रीजन में ये बनते हैं और चलते हैं वहाँ पर कोई लैंड नहीं है, ये थोड़ा सा पार्ट जो है साउदर्न चिली और सदर्न न्यूजीलैंड इफेक्ट होते हैं। आया समझ में। तो ये सालों भर बनने वाले टेम्परेट साइक्लोन्स वाले रीजन हो गए। यहाँ तक कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन? इसके अलावा विंटर में ये भूमध्य सागर में बनते हैं, क्योंकि विंटर में क्या होता है खास करके, है ना, नॉर्थ में विंटर का मतलब सूर्य कहा जाएगा सदर्न में जाएगा, तो ये ठंडी हवाएं थोड़ा सा नीचे आ जाती है और पछुआ हवाएं आपका यहाँ पर दोनों का मिलन होता है, इस कारण से, दक्षिणायन के कारण से। तो शीतकाल में आपका जो है, शीतकाल में विंटर में इस भूमध्य सागर पे भी थोड़ा सा यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन्स डेवलप होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पोलर विंड से थोड़ा नीचे आ जाएंगे, क्योंकि सन कहाँ पर आ गया, सदर्न हेमिस्फीयर में आ गया। ये बेल्ट्स भी क्या होते हैं, नीचे आ जाते हैं, और इस कारण से यहाँ पर इन हवाओं का मिलन होता है। और चूँकि लैंड एंड वाटर वाला कंडीशन फिर से यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ विंटर में बनते हैं। तो क्या लिखेंगे आपका, मेडिटेरेनियन सी इन विंटर, शीतकाल में भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी इन विंटर। तो यहाँ पर भी टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं, हिंदी में लिख लो, शीतकाल में भूमध्य सागर में भी। और यही जेट स्ट्रीम के द्वारा फिर भारत तक लाए जाते हैं, पश्चिमी विक्षोभ के रूप में पढ़ेंगे। अभी जो थोड़ी बहुत बारिश हो रही है वो इन्हीं टेम्परेट साइक्लोन्स जो जेट स्ट्रीम के द्वारा भारत तक उड़ा करके लाए जाते हैं उनसे होती है। उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। चलिए आगे। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अलग से पढ़ेंगे, इंडिया मानसून पढ़ाऊंगा उसमें। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होते हैं वो भी टेम्परेट साइक्लोन ही होते हैं, एक प्रकार के पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश इंडिया में पश्चिमी विक्षोभ। तो ये विंटर में जो बारिश होती है, विंटर के लास्ट में जो बारिश होती है वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है। अभी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे होगे तो ये वर्ड अभी न्यूज़ में होगा कहीं ना कहीं। दिल्ली विल्ली में कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी, उधर थोड़ा सा हिमाचल उधर साइड में बारिश हुई है आपका जो है। तो पहले ये जनरली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आता था दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मैक्सिमम मार्च,
थोड़ा सा फिर से ग्लोबल वार्मिंग के कारण से चीज़ें, जैसे अभी जितनी गर्मी पड़नी चाहिए उतनी गर्मी अभी बीच में स्टार्ट हुई थी, 2 दिन फिर से बारिश हुई ठंडा अभी है ना, अभी पंखा चलाने के बाद भी थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी वाला गर्मी नहीं आई है। दिन में होता है, धूप में निकलोगे तो कहीं ना कहीं सीजनल चेंजेस तो दिखाई दे ही रहे, तुम लोग को खुद से अनुभव कर सकते हो। तो अप्रैल मई सबसे ज़्यादा गर्म होते थे, अब अप्रैल 15 अप्रैल लगभग 10 अप्रैल आई गया हमारा। एनीवे समझ में आ गया। तो ये रीज़न हो गए जहाँ पे ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन्स क्या होते हैं, बनते हैं और पाए जाते हैं। तो विश्व वितरण वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, प्रीलिम्स में पूछे चाहे मेंस में पूछे, इन्हीं के बेस पे आप आंसर निकाल सकते हो। जो भी क्वेश्चंस आए हैं मेंस प्रीलिम्स देख लेना एक बार जा करके। तो ये आपका टेम्परेट साइक्लोन वाला चैप्टर क्या होता है, द एंड होता है। क्लियर है। तो टेम्परेट साइक्लोन से जितने भी क्वेश्चंस है देख लेना अच्छे से, नहीं बनेंगे तो लेके आना, बन जाएंगे तो धन्यवाद दे देना। है सही बात है कि नहीं भाई, धन्यवाद देते हो कि देते हो? ग्रेटिट्यूड, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, हर चीज़ को धन्यवाद दो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विश्व जलवायु प्रदेश। ये अभी तक जो क्लाइमेटोलॉजी पढ़े उसका पूरा का पूरा क्रक्स आ जाएगा इसमें। वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन, पूरे विश्व में वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स। नोट्स मिल गया सबको प्रिंटेड वाला, क्लाइमेटो वाला? ठीक है। बाकी जो उस कॉन्स्टिट्यूशन के 1-2 दिन में दे दूंगा, कुछ नया मॉडल क्या बोलते हैं इसको, अपडेट है ना। आज मेरी क्लास ख़त्म हो जाएगी तो 1-2 दिन बैठ करके साल भर में कुछ अपडेट हुआ क्या, एक बार मैं नज़र मारूंगा, फिर शुभम सर को दूंगा, एक बार वो नज़र मारेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर फाइनल करके देते हैं। वैसे ज़्यादा चेंज तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह हो जाते हैं तो फिर दे दूंगा पुराना वाला नोट्स। तो तुम लोग क्या बोलोगे, अपडेट या ना अपडेट? 1-2 चीज़ें ही बचेंगी वैसे, उसके बाद ही बची रह जाएंगे, फिर बोलोगे तुम लोग अपडेट नहीं हुआ है। तो 1-2 चीज़ें प्रिंटेड नोट्स में अपडेट नहीं भी हुई है तो आज की डेट में आप लोग के लिए 1 क्लिक की दूरी पर अपडेट है कि नहीं। अब वो कहता है ना कि उसके चक्कर में 2-3 दिन मुझे बैठना ही पड़ेगा, तो वो चीज़ें, क्योंकि अपडेट या तो जो टीचर पढ़ा रहा है उनके पास, ऐसे भी शुभम सर के पास टाइम नहीं है, कोर्ट में बिजी रहते हैं। कोर्ट में उसका लड़ने के लिए उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन एक करने पड़ते हैं, समझ गए ना भाई। तो हर जगह मेहनत है, उसके बिना आप बिना प्रैक्टिस के, बिना उसके होमवर्क किए, जैसे हम यहाँ पे पढ़ाने के लिए आते हैं, अब तो खाली इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, होमवर्क नहीं भी करेंगे तो काम चल जाता है, याद आ जाती है चीज़ें जो है। लेकिन वहाँ तो नया रोज़ लड़ना है, नया केस लड़ना है, नए तरीके से लड़ना है, तो उसके लिए होमवर्क के बिना काम। चलिए, तुम लोग की गवर्नमेंट जॉब ही आसान वाली जॉब है, वही काम रोज़ करना है, समझ गए ना। तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है गवर्नमेंट जॉब में, तो इसीलिए गवर्नमेंट जॉब। चलिए, वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स के लिए एक चार्ट पहले बना लीजिए। दिख रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको बना लोगे, एक प्रिंटेड नोट्स में दिया, नहीं हो रहा है क्या बड़ा? क्या बोल रहे हो? चलिए, तो ये आपका कैसे बनाओगे इसको, पहले तो 3 लाइन खींच लो। कैसे 3 लाइन खींच लो मैं बता ही देता हूँ। हाथ से ही खींचोगे, पैर से तो खींचोगे नहीं। ये हो गया आपका
रेक्टेंगल खींच लो पहले तो, फिर ये 10 डिग्री लैटिट्यूड हो गया है ना, नॉर्थ एंड साउथ दोनों आएगा। फिर 30 डिग्री वाला बना लो, फिर 45 डिग्री वाला बना लो, फिर एक 65 डिग्री वाला बना लो, है ना। अब आसान हो जाएगा, तुम लोग कन्फ्यूज होते रहते हैं। अब इसमें जो है 3 बीच में लाइन खींच लो, ये हो गया, बन गया। अब बन जाएगा आसानी से। अब इसके बाद वही वाला, मेरी मेहनत बचाने के लिए तो मुझे लिखना पड़ेगा, नहीं तो चलो आगे पीछे। तो ये आपका इक्वेटोरियल रीजन हो गया। 10 से नीचे वाला जो रीजन है आपका इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहलाता है, ये वाला पार्ट। ये वाला जो बताया था मैंने 10 वाला, ये पहला, ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट लिख लीजिए। ठीक है। 10 to 30 के बीच में 3 हमने जो बनाए हुए, उसमें ईस्टर्न पार्ट, ये वाला ईस्टर्न पार्ट कहलाएगा, ये सेंट्रल पार्ट कहलाएगा, बीच वाला मध्य केंद्रीय भाग कहलाएगा, और ये वेस्टर्न पार्ट कहलाएगा। मतलब ई का मतलब ईस्टर्न, पूर्वी भाग, मध्य भाग या केंद्रीय भाग, और ये पश्चिमी भाग। तो ये 10 से 30 वाला रीजन को हम लोग कहते हैं हॉट जोन। क्या कहते हैं? हॉट जोन, उष्ण क्षेत्र। ये है आपका वार्म टेम्परेट, वार्म टेम्परेट, उष्ण शीतोष्ण। टेम्परेट, टेम्परेचर नहीं, ये है कूल टेम्परेट। तो इसको अलग अलग 10 से 10 to 30 वाला हॉट जोन, 30 to 45 वार्म टेम्परेट, एंड 45 टू ऑनवर्ड्स कूल टेम्परेट्स। ये जो आपका जो है डब्बा अच्छे से याद होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड क्लाइमेट इसी से पूरा क्लियर हो जाएगा। कौन सा वाला? मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन टाइप या मेडिटेरियन टाइप कहते हैं, मेडिटेरेनियन टाइप। भूमध्य सागर का जो नाम है ना आपका, अफ्रीका और उसके बीच में, यूरोप के बीच में, उसी सी के नाम पर मेडिटेरेनियन टाइप। बन गया सबका? साइबेरियन या टैगा, ऑब्लिक टैगा, साइबेरियन और टैगा टाइप। हो गया, चले। ठीक है। टुंड्रा का टुंड्रा है,
ध्रुवी का टुंड्रा और ऑब्लिक पोलर 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 क्लाइमेट, टुंड्रा ऑब्लिक पोलर क्लाइमेट। तो पहले तो ये डब्बा अच्छे से याद होना चाहिए, लेटीट्यूड्स कितने कितने का बीच का याद होना चाहिए, 10 to 30, 30 to 45, 45 to 60 एंड 65 टू लास्ट वाला कौन सा है 90 डिग्री तक, राइट। फिर इसको याद कैसे करना है, तो सबसे पहला है आपका जो ये तो इक्वेटोरियल है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट आपका 0 से 10 के बीच वाला या 10 to 10 के बीच वाला क्या कहलाएगा, 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, ये पूरा का पूरा इक्वेटोरियल में आएगा, अभी पढ़ेंगे उसको। इनको कैसे याद करना है, और इनको दूसरे नाम भी दिए जाते हैं, जैसे ये आपका मानसूनी क्लाइमेट है जो भारत साउथ एशिया पूरा इसी में पड़ता है, तो ये कौन से लैटिट्यूड में इन बिटवीन पड़ेगा, 10 से 30 में पड़ेगा, है ना, उसके बीच में पड़ेगा। और ये कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न पार्ट कहलाएगा। ये जो हमने बनाया है पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट समझिए इसको, पूरा का पूरा क्या समझ लो, ये महाद्वीप है, ये पूरा का पूरा महाद्वीप है। फिर इसके इधर की ओर जाएंगे तो ये पूरा का पूरा क्या आएगा, ओशियंस आएंगे, ओशियंस आएंगे आपके जो है ना। सभी जगह जरूरी नहीं है, ये सभी जो यूरोप से लेके एशिया तक ये सभी क्लाइमेट मिल जाएंगी, है ना। ये इक्वेटोरियल छोड़ करके आपका यूरोप और एशिया को मिला देंगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये ऊपर वाली पूरी क्लाइमेट्स मिल जाएंगी वहाँ पे। तो ये हमारा पूरा एक कॉन्टिनेंट वाला पार्ट हो गया, यहाँ से यूरोप स्टार्ट हो रहा है, इधर एशिया ख़त्म हो रहा है, इन दोनों के बीच को लेकर के समझ सकते हो, राइट। तो इक्वेटोरियल हटा दो, इक्वेटोरियल नीचे हो गया, बाकी फिर यहाँ से स्टार्ट करो 10 डिग्री से, तो इसमें 30 डिग्री तक भारत वगैरह सब आ जाएंगे, चाइना भी आ जाएगा, ये वाला पार्ट। फिर इधर वाला पार्ट आपका गर्म मरुस्थल मिडिल ईस्ट वगैरह आ जाएगा, आपका जो ये मध्य एशिया वाला पार्ट आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से कॉन्टिनेंट्स के बेस पे इसको याद रखना है कि पूरा कॉन्टिनेंट है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, मानसूनी क्लाइमेट को दूसरा नाम भी दिया जाता है, कभी मानसून की जगह लिखा रहेगा ये आपका हॉट जोन बताया मैंने, है कि नहीं। तो इसको हम लोग कहते हैं उष्ण क्षेत्र पूर्वी मार्जिन या पूर्वी सीमांत कह सकते हैं। उस मानसूनी जलवायु का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, उष्ण क्षेत्र पूर्वी सीमांत, हॉट जोन ईस्टर्न मार्जिन। तो यदि मानसूनी क्लाइमेट नहीं लिखा होगा, उसकी जगह पे क्या लिखा होगा, हॉट जोन ईस्टर्न मार्जिन, तो समझ जाना कौन सी क्लाइमेट की बात हो रही है। तो उसके बाद फिर वही बीच वाला आ गया, तो हॉट जोन सेंट्रल मार्जिन हो जाएगा, सॉरी सेंट्रल टाइप हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हॉट जोन सेंट्रल टाइप। तो ये याद रखना, हॉट जोन है, ये बीच वाला है, तो इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल टाइप, केंद्रीय प्रकार, हिंदी में क्या बोलेंगे, मध्य प्रकार या केंद्रीय प्रकार। समाना के लिए क्या मतलब रटना नहीं है, समझ जाना है कि इसके लिए दूसरा नाम क्या हो जाएगा, हॉट जोन सेंट्रल टाइप, हॉट जोन सेंट्रल टाइप, हिंदी में हो जाएगा उष्ण क्षेत्र केंद्रीय प्रकार। हालांकि ये सब आज की डेट में नहीं पूछ रहा है, पहले पूछता था केंद्रीय प्रकार। आपको समाना प्रकार जलवायु ही याद रखना है, लेकिन कभी इसकी जगह पे ये वाला नाम दे दे परेशान करने के लिए, तो परेशान नहीं होना है, समझ गए। उसी प्रकार मरुस्थलीय जलवायु के लिए कौन सा नाम यूज हो जाएगा, हॉट जोन, कहाँ गायब हो गया, क्या हो गया, कहाँ गायब हो गया भाई। चलिए टेक्नोलॉजी है, पहले टेक्नोलॉजी को हम चलाते थे, अब टेक्नोलॉजी हमें चलाती है, हैं? ऐसी है ना, टेक्नोलॉजी जो है अब हमें, एआई के सामने कुछ थोड़ी हम लोग। तो इसको क्या बोलेंगे, हॉट जोन
वेस्टर्न मार्जिन बोलेंगे, है कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे? हॉट जोन, वेस्टर्न मार्जिन। हिंदी में हो जाएगा उष्ण क्षेत्र पश्चिमी सीमांत, उष्ण क्षेत्र पश्चिमी सीमांत, है ना? उष्ण क्षेत्र पश्चिमी सीमांत हो जाएगा। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पढ़ा था हमने कि जितने भी गर्म मरुस्थल है कहाँ मिलते हैं? महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मिलते हैं। 20 से 30 से 20 से 40 के बीच में लगभग मिलते बताया था मैंने। ये आएगा आपका 20 से 30 के बीच में पश्चिमी भाग, हॉट जोन, हॉट कॉन्टिनेंट्स, हॉट डिजर्ट्स। उसी प्रकार 30 से 45 वाले बीच वाला महाद्वीपों का पूर्वी भाग में कौन सी जलवायु मिलेगी? तो चाइना टाइप। इसको भी क्या बोल सकते हैं हम लोग? वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन। क्या बोलेंगे? वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन। हिंदी में कहेंगे आपका उष्ण शीतोष्ण पूर्वी सीमांत, उष्ण शीतोष्ण पूर्वी सीमांत। तो कभी ये सब जलवायु की जगह पे इस तरीके से कुछ जलवायु का नाम हो तो इस चार्ट को यदि याद होगा तो आप वहाँ से निकाल सकते हो, रटने की ज़रूरत। फिर उसी प्रकार उष्ण शीतोष्ण केंद्रीय प्रकार हो जाएगा, स्टेपी तुल्य बोल दो, या उष्ण शीतोष्ण केंद्रीय प्रकार, सेंट्रल टाइप। क्लियर है पॉइंट? एकदम समझ में आ रहा है ना भाई? रटना कुछ भी नहीं है, बस ये डब्बे को तो याद करना पड़ेगा। डब्बे में फिर नाम याद करने पड़ेंगे, इतना तो करना ही पड़ेगा। IAS कैसे बनोगे नहीं तो, इतनी मेमोरी नहीं होगी तो। समझ गए ना? दिमाग तेज रखना पड़ता है। चले आगे, क्योंकि पूरा बहुत सारी चीज़ें संभालनी होती है। फिर उसके बाद ये वाला क्या कहलाएगा आपका? सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला, यहाँ से क्वेश्चन से एक आध दो अभी भी बनते ही रहते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? उष्ण शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत। आपका जो वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। और भूमध्य सागरीय जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? तो बताया था शीतकाल में वर्षा, ग्रीष्मकाल शुष्क, रेनफॉल इन विंटर। यानी इसकी जो मुख्य विशेषता है वह ये है, शीतकाल में वर्षा, ग्रीष्मकाल शुष्क, रेनफॉल इन विंटर, ड्राई इन समर। कि ये वर्ल्ड के अपने आप में एक ऐसी क्लाइमेट है जो विंटर रेनफॉल होता है वहाँ पे पर्टिकुलरली। बाकी पूरे विश्व में अधिकांश जो वर्षा होगी या तो सालों भर होगी या फिर गर्मी में होती है, लेकिन ये एकमात्र जलवायु है जहाँ पे बारिश ज़्यादा सबसे कब होती है? आपके विंटर में। तो इसलिए एक अपने आप में यूनिक टाइप ऑफ क्लाइमेट हो गई, इसीलिए इसके बारे में हमेशा क्वेश्चंस पूछता है। क्वेश्चन देखेंगे तो भूमध्य सागरीय जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। मेंस में पूछेगा, प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है। क्लियर है? चलो आगे। उसके बाद है तुम्हारा शीत शीतोष्ण, जिसको सेंट लॉरेंस तुल्य कहते हैं। सेंट लॉरेंस ये नॉर्थ अमेरिका का ऊपर वाला ये वाला भाग, नॉर्थ अमेरिका का सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस पठार है, उसके नाम पर है नॉर्थ अमेरिका वाला। तो देखेंगे तो ये आपका सेंट लॉरेंस तुल्य हो गया आपका। क्लियर है? फिर बीच वाला इसको फिर क्या बोलेंगे? कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, शीत शीतोष्ण पूर्वी सीमांत। बीच वाला है तो कूल टेम्परेट सेंट्रल टाइप, या इसी को साइबेरिया टाइगर जलवायु भी कहते हैं। क्लियर है? ये कॉमन नेम तो याद रखना ही है, उसके अलावा ये स्पेसिफिक नेम जब देगा तो वो थोड़ा सा दिमाग में रखना है। इसको भी कहेंगे कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन या पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। राइट? और लास्ट में फिर 65 से 90 ऊपर जाएंगे तो पोलर या टुंड्रा। पोलर या टुंड्रा का मतलब ये लगभग सालों भर बर्फ़ जमी रहती है, गर्मी में थोड़ा बहुत बर्फ़ पिघलेगी, बाकी लगभग सालों भर क्या होगा वहाँ पे टुंड्रा में बर्फ़ जमी रहेगी। तो इस तरीके से पूरे वर्ल्ड की क्लाइमेट को पहले तो ये डब्बा पूरा का पूरा दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि कौन कौन सी क्लाइमेट, क्या क्या नाम है, कहाँ कहाँ पर है। उसके बाद एक दो विशेषताएं देखेंगे तो उससे आपका काम हो जाएगा। आया समझ में? और प्रिंटेड नोट्स में भी लिखा हुआ है, जाके पढ़ोगे तो मतलब कंटेंट की कमी नहीं है और
उसके अलावा भी कुछ कंटेंट चाहिए तो 2 मिनट 1 मिनट क्लिक की दूरी पर, 1 सेकंड की क्लिक की दूरी पर तुम लोग के पास। उसके बाद भी ना मिले तो फिर मैं हूँ। तो सबसे पहले इक्वेटोरियल क्लाइमेट में आएंगे। तो क्या क्या याद रखना है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट का विस्तार पूछेगा तो कहाँ से कहाँ तक हो गया? 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, है ना। इसका एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक है, एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है? देखो तो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ वाला जो रीजन है वो कौन सी क्लाइमेट वाला हो गया? इक्वेटोरियल क्लाइमेट। क्लियर है पॉइंट? दूसरा, इसकी मुख्य विशेषताएं में 2 पॉइंट्स हमेशा वर्षा और तापमान को याद रखना है, खास करके वर्षा को ज़्यादा याद रखना है। तो यहाँ पे वर्ष भर वर्षा होती है, पहली बात तो ये। रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, इसकी विशेषता में देखेंगे तो पहली विशेषता जो याद रखना है, वर्ष भर वर्षा। और ये भी ध्यान रखना, वर्ष भर वर्षा और 1-2 वाले और मिल जाएंगे। चाइना में भी यहाँ पर भी वर्ष भर वर्षा होती है, यहाँ पर भी वर्ष भर वर्षा होती है, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे वर्ष भर समान वर्षा होती है, समान मात्रा में वर्षा होती है, लगभग समान मात्रा में। और ये वर्षा जो होती है 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी। 150 से ज़्यादा मतलब 150, 200, 250 तक भी जा सकती है। 150 से 250 के बीच, 250-300 तक भी जा सकती है। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या याद रखना है? इक्वल रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। इक्वल रेनफॉल थ्रू आउट द सालों भर, मतलब जनवरी फरवरी मार्च कुछ भी हो, 100, 150, 200 से 150 से ऊपर आसपास वर्षा होते रहेगी, कम नहीं होगी। आ रही बात समझ में? और डेली होती है यहाँ पे। फिर एक और विशेषता क्या याद रखना? प्रतिदिन वर्षा होती है, डेली रेनफॉल। कोई भी दिन बिना वर्षा का नहीं जाएगा, डेली रेनफॉल होती है। दोपहर तक टेम्परेचर राइज करता है और दोपहर के बाद बारिश होती है और मौसम फिर खुल जाता है ना। इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ेगा सुबह से लेके दोपहर तक। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हवाएं ऊपर उठेंगी, ठंडी होंगी, बारिश होगी, और दोपहर के तुरंत बाद बारिश होगी और शाम तक आते आते फिर मौसम साफ हो जाएगा। आया समझ में? तो इस तरीके से याद रखना है। तो यहाँ पर आपका प्रतिदिन वर्षा होती है। किस प्रकार की वर्षा होती है मैंने बताया था आपको। यहाँ पे टाइप में पूछेगा तो संवहनी प्रकार की वर्षा होती है, कन्वेक्शनल टाइप, संवहनी प्रकार। याद आ रहा है? कन्वेक्शनल टाइप रेनफॉल होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, हाई टेम्परेचर के कारण से। तो ये वर्षा की स्थिति ये याद रखना है कि किस प्रकार की रेनफॉल होती है यहाँ पर। और वही बादल की गरज और बिजली की चमक के साथ तड़ित झंझा, थंडर स्टॉर्म्स भी बनते हैं, है ना। टॉर्नेडो बता दूंगा लास्ट में, मिसलेनियस में पढ़ेंगे उसको भी। थंडर स्टॉर्म्स भी बनते हैं आपके जो। क्लियर है? लाइटनिंग एंड थंडरिंग, ये ध्यान में रखना है। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब इसके टेम्परेचर की कंडीशन देखें। इक्वेटोरियल क्लाइमेट में टेम्परेचर क्या होता है, कैसे होता है? तो टेम्परेचर देखेंगे तो यहाँ पे वर्ष भर अधिक तापमान होता है, हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। वर्ष भर अधिक तापमान, वर्ष भर अधिक तापमान, हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ही बना रहेगा, 27 से लेके 30-35, है ना। 40-50 नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे डेली रेनफॉल हो जा रही है, बताया था मैंने। 27 से 40 के बिलो 40 ही रहेगा, ये ध्यान रखना। कभी कभी परेशान, लेस देन 40 रहेगा, 45 भी नहीं जाएगा, 35-37 तक जा सकता है, 35-37 तक। तो लेस देन 40 ही रहेगा, ये ध्यान में रखना है। 40 से ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर नहीं जाएगा, है ना। 37-38 गर्मी उर्मी में जा सकता है। आया समझ में? तो ये पॉइंट याद रखना है। और लगभग सालों भर इक्वल टेम्परेचर, हाई और इक्वल भी रहेगा, हाई इक्वल टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। मतलब ठंडी में भी यहाँ पे टेम्परेचर 25 से ऊपर, 27 से ऊपर ही रहेगा, समझ गए। ठंडी में भी टेम्परेचर क्या रहेगा, ग्रेटर देन
27 रहेगा। तो यहाँ पे विंटर नहीं होती, नो विंटर इन। तो ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि कौन सी जलवायु में विंटर नहीं होती, शीतकाल किस में नहीं होता, तो किसमें, इक्वेटोरियल क्लाइमेट में विंटर नहीं होता, क्योंकि सालों भर टेम्परेचर हाई होता है। आया समझ में? मतलब नो सीजनल चेंजेस ना, यहाँ पे मौसम परिवर्तन या ऋतु परिवर्तन नहीं होता है, सालों भर गर्मी ही रहती है, सेम क्लाइमेट रहती है, सेम वेदर कंडीशंस रहती है। आया समझ में? इसलिए इक्वेटोरियल क्लाइमेट में रात थोड़ी ठंडी होती है, तो रातों को ही विंटर कहा जाता है। मतलब इस क्लाइमेट में नाइट को ही क्या बोलते थे आपका, जो है रातें ही विंटर कहलाती है। नाइट्स नोन एज विंटर। समझ में आए? तो ये विशेषताएं याद रखना है आप लोग को, किसके बारे में, इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में। और मिलती कहाँ पर है, तो पूरे वर्ल्ड में फिर से एक छोटा ही मैप बना लो, अभी पूरा नहीं, इक्वेटोरियल वाला रीजन बना लो बस। इंडिया ऊपर आएगा। तो ये 3 रीजन्स मिलेंगे। एक आपका दक्षिण अमेरिका में ये ब्राज़ील वाला रीजन है, इसको अमेज़न बेसिन या अमेज़न क्षेत्र कहा जाता है, अमेज़न रीजन। कहाँ पर है, मेनली ब्राज़ील में। कहाँ पर है, मुख्य रूप से ब्राज़ील में, है ना। थोड़ा बहुत वेनेजुएला में मिलेगा, एटलस जाके जरूर देखना। जब भी कुछ तरीके से मैप बना के पढ़ा रहा हूँ तो एटलस सामने रख करके पढ़ना है। तो ब्राज़ील तो है ही है, उसके अलावा और कोई कंट्री टच करती है तो देखेंगे थोड़ा बहुत वेनेजुएला आ जाएगा। आप क्या जो है पीछे एटलस में जाके देखेंगे तो वेनेजुएला थोड़ा बहुत टच करेगा। आया समझ में? तो अमेज़न फॉरेस्ट कहलाते हैं। अमेज़न फॉरेस्ट सबसे घने फॉरेस्ट में आते हैं। इसे यहाँ पे सेल्वास फॉरेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल्वास 1 कहा जाता है। तो अमेज़न में अमेज़न नदी है, वहाँ पर जो पानी के आधार पे देखेंगे तो मात्रा के आधार पे सबसे बड़ी नदी है अमेज़न रिवर। लॉन्गेस्ट तो नाइल रिवर हो गई जो अफ्रीका में बहती है, समझ गए। लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अमेज़न है सबसे ज़्यादा। पानी की मात्रा के आधार पे देखेंगे तो उसी के नाम पे अमेज़न 1 नाम रखा गया है। और ये अमेज़न कंपनी भी उसी के नाम पर, जैक बेजोस, हाँ ठीक है, बेजोस जो भी है, तो उन्होंने इसी के नाम पे बनाया होगा। तो एक रीजन ये हो गया। दूसरा आपका यहाँ पर अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट है, कांगो बेसिन कहलाता है। यहाँ पे क्या कहलाता है? कांगो बेसिन, गिनी तट। कांगो बेसिन बोल दो या गिनी तट, ये मेनली आपका गिनी तट वाला पार्ट है, गिनी कोस्ट। तो अफ्रीका का गिनी तट है, इक्वेटोरियल, प्योर इक्वेटोरियल क्लाइमेट मिलती है, गिनी कोस्ट ऑफ कांगो बेसिन ऑफ। कांगो नदी है वहाँ पे, जायरे नदी, कांगो नदी एक ही नदी है। आया समझ में? अब यहाँ पे क्वेश्चन तुम लोग से बनता है, यूपीएससी मैंने कहा ना ऐसे ही क्वेश्चन कुछ भी नहीं बनाता, बहुत सोच समझ के। यहाँ पे क्वेश्चन बना देगा वो कि इक्वेटर तो पूरा का पूरा ये इक्वेटर है, तो फिर इस पूरे क्षेत्र में इक्वेटोरियल क्लाइमेट क्यों नहीं मिलती है, सिर्फ इतने ही भाग में क्यों मिल रही है ना। इक्वेटोरियल क्लाइमेट का मतलब इक्वेटर के पास मिलती है, तो अफ्रीका में तो पूरा इक्वेटर के साथ साथ पूरा मिलना चाहिए। साउथ अमेरिका में भी थोड़ा सा, साउथ अमेरिका में भी जाएंगे तो ये पूरा मिलना चाहिए इतना, क्योंकि इक्वेटर तो ये पूरी है आपकी जो यहाँ पे पूरा गुजर रही है। लेकिन इतने इधर वाले पार्ट में मिलती, इधर वाले में वेस्टर्न में नहीं मिलती है। क्यों?
कि अफ्रीका के, है ना, ओनली लिमिटेड एट वेस्टर्न पार्ट ऑफ इक्वेटोरियल रीजन, ये पूरा का पूरा इधर आपका बिल्कुल भी नहीं मिलती इक्वेटोरियल क्लाइमेट। क्यों? कौन बताएगा दिमाग लगा के? बताओ, माइंड अप्लाई करो। ठीक है, और अप्लाई करो। हाँ, आकांक्षा, हाँ, टोपोग्राफी का इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। टोपोग्राफी का कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा? जैसे एग्जांपल फिर से एक देता हूँ, भारत वाला तो समझ में आएगा कि दिल्ली का नाम सुना है? दिल्ली के नाम सुना है ना भाई? कि दिल्ली है कि दिल्ली है? चलिए, तो दिल्ली और एटलस में जाके देखेंगे तो दिल्ली के लगभग समानांतर दार्जिलिंग भी पड़ेगा। दिल्ली के लगभग पैरेलल क्या पड़ेगा आपका? दार्जिलिंग भी पड़ेगा। लेकिन दोनों की क्लाइमेट में ज़मीन आसमान का अंतर है, जबकि दोनों सेम लेटीट्यूड्स पर पड़ रहे हैं, दोनों लगभग सेम लेटीट्यूड्स पर है। तो दोनों की क्लाइमेट डिफरेंस क्यों है? ठीक है, पकड़ तो लियो और अच्छे से पकड़ो। समझा क्या बोलना चाह रहे हो? ऊंचाई का प्रभाव पड़ता है ना भाई हमारे क्लाइमेट पर, वेदर पे। भले ही सेम लेटीट्यूड पर है लेकिन दोनों की ऊंचाई अलग है। दिल्ली समतल मैदान में है, ये पर्वत पर है, हिमालय पर्वत पर है। वेस्ट बंगाल का नॉर्थ वाला पार्ट पूरा का पूरा माउंटेन रीजन है। तो दोनों भले ही सेम लेटीट्यूड पर है लेकिन ऊंचाई अलग हो गई आपकी, जो है जिसके कारण से क्लाइमेट, वेदर कंडीशन वहाँ पे क्या हो जाएगी? मौसम चेंज हो जाएगा। ऊंचाई के कारण से टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। तो दार्जिलिंग थोड़ा ठंडा मिलेगा आपको, हमेशा ठंडा मिलेगा। बारिश ज़्यादा होगी। दिल्ली समतल क्षेत्र में गर्म होगा और बारिश कम होगी वहाँ पे। तो सेम कंडीशन यहाँ पर अफ्रीका में भी है कि ये वाला पार्ट समतल मैदानी पार्ट है, प्लेन एरिया है। ये क्या है आपका? प्लेन रीजन है। लेकिन ये पूरा का पूरा प्लेटो रीजन है, ऊंचा भाग है, पठारी भाग है। ये क्या आपका? पठारी भाग है, प्लेटो रीजन है। आया समझ में? तो इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसके का जैसे अभी भी जाएंगे तो अभी थोड़ा सा मैनपाट जाओगे तो यहाँ की तुलना में टेम्परेचर वहाँ पे क्या मिलेगा? कम मिलेगा, क्योंकि ऊपर पठारी भाग है आपके, जो आ रही बात समझ में? तो सेम लगभग लेटीट्यूड होने के बाद भी जो है, तो इस तरीके से ऊंचाई के कारण से, तो ये क्वेश्चन यूपीएससी इस तरीके से बनाया भी होगा कि अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है लेकिन ईस्टर्न पार्ट में ये क्लाइमेट नहीं मिलती है। तो उसका कारण मिल गया आप लोग को। सेम यहाँ पर साउथ अमेरिका में भी है, वेस्टर्न पार्ट में एंडीज पर्वत है यहाँ पर, है ना। ये वाला प्लेन एरिया है ब्राज़ील का, ये पूरा प्लेन इन पठारी भाग है। ये वाला पूरा प्लेन भाग है, इधर पठारी जाएंगे तो इधर मिलेगा। और ये वाला पूरा एंडीज माउंटेन है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा है। इसलिए क्वेटो एक शहर है इक्वेटर की, सॉरी पूरा ही गोल हो गया, वापस आने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो क्वेटो जो है एक कैपिटल है किसकी? इक्वेडोर की। ये एग्जैक्ट इक्वेटर पर है। कहाँ पर है? इक्वेटर पर है। लेकिन यहाँ की जलवायु क्या मिलती है? ठंडी जलवायु मिलती है। समझ में आया? तो ये भी क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन भी बनाता है कि क्वेटो लोकेटेड एट एग्जैक्टली ओवर द इक्वेटर बट हैविंग डिफरेंट क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट या मॉडरेट क्लाइमेट। आ रही बात समझ में? जबकि इक्वेटर पे कोल्ड क्लाइमेट नहीं होती है। तो कारण समझ में आ गया? क्योंकि ये ऊंचाई पर स्थित है, ये यहाँ पर स्थित है क्वेटो जो है, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बनाया होगा। कल पूरे क्वेश्चंस लेकर के आना, सभी शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चंस आए होंगे। और तीसरा रीजन जो हमारा मैप मिट गया है, साउथ ईस्ट एशिया वाला आ जाएगा। तीसरा इक्वेटोरियल रीजन कौन सा आ गया आपका? साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया।
ये 3 रीजन है जहाँ पर क्या मिलता है आपका, 3 क्षेत्र है जहाँ पे क्या मिलता है आपका, इक्वेटोरियल क्लाइमेट मिलता है, विश्वोत्तरी की जलवायु मिलती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी जलवायु के बारे में कल ख़त्म करेंगे। बस आज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। और ऑप्शनल में आधे घंटे की क्लास है, तो 5-10 मिनट ब्रेक के बाद ऑप्शनल में आज ख़त्म करते। ठीक है, तो फिर एक टॉपिक